फिल्म की शुरुआत में हम केटी स्टैंटन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे 1 साल की उम्र से एक कमरे में बंद कर दिया गया था और अब वह 13 साल की हो गई है। उसके हाथ एक कुर्सी से बंधे हुए हैं। हम उसे एक पत्रिका में कुछ देखते हैं, तभी अचानक उसके पिता कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। कैटी खाना फर्श पर थूकना शुरू कर देती है और उसके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर वो खाना उठाता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके चेहरे पर रगड़ देता है। जब ये सब हो रहा होता है तो कैटी की अंधी माँ लुइस उसकी चीख सुनती है और अपने पति की क्रूरता से भयभीत हो जाती है। अजीब बात है, वह कुछ भी नहीं करती। जब वेस्ली कमरे में प्रवेश करता है तो लुइस अपने पति को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाती है कि यदि कैटी 12 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहती है तो वह उसकी सहायता करेगा। अगली सुबह वेस्ली के घर से चले जाने के बाद लुइस तुरंत अपने बेटे को जगाती है और केटी के कमरे में जाकर बच्चे को उसके पालने से उतारती है। कल्याण कार्यालय जाने से पहले वे उसके कपड़े बदलते हैं। इसके तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने कैटी की भयानक स्थिति को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया तथा तुरंत पुलिस को सूचित किया। केटी और वेस्ले दोनों को हिरासत में लिया गया है और उन पर बाल शोषण का आरोप लगाया गया है। अगले दिन जब समाचार में उनकी कहानी प्रकाशित होती है तो जमानत जमा करने के बाद घर लौटते समय वेस्ली फूट फूट कर रोने लगता है। जब लुइस और उनके वकील अदालत में पहुंचते हैं तो उन पर पत्रकारों का तांता लग जाता है। वेस्ली इस शर्म और अपमान को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है और एक पत्र छोड़ जाता है जिसे दुनिया कभी नहीं समझेगी। लुइस के वकील का दावा है कि वो निर्दोष है और उसके पति ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके तुरंत बाद बच्चों के अस्पताल में कैटी की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक टीम एकत्रित की जाती है। डॉक्टर नॉर्मन ग्लेसर और एक व्यवहार शिक्षक कैटी को जानना शुरू करते हैं। परीक्षण करने से पहले स्टेन और सैंड्रा अपनी जांच शुरू करते हैं और केटी को निर्देश देते हैं कि वो दूसरों से कैसे जुड़े। कैटी ध्यान से अपने चेहरे और बालों को सहलाती है। जब कैटी उसके सामने छींकती है तो स्टेन उसे अपनी नाक को टिश्यू पेपर से ढककर सही तरीके से छींकना सिखाता है। बाद में कक्षा में स्टेन उसे चबाना सिखाता है, जबकि वह चबाती नहीं थी। उसके पिता ने उसे घर पर सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। सैंड्रा ने कैटी को अपनी विशेष शिक्षा शिक्षिका जूडी बिंघम से बात करते हुए सुना। जब कैटी किसी प्रश्न का सही उत्तर देती है तो जूडी उसे बधाई देती है। इसके बाद जूडी ने सैंड्रा से शिकायत की कि कैसे अस्पताल को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, लेकिन उसने योग्य व्यक्ति के बजाय एक स्नातक छात्र के साथ काम करने का निर्णय लिया। अगले दिन केटी, सैंड्रा और डॉक्टर कैंटीन में लुइस से मिलते हैं। सैंड्रा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो लुइस से उसकी बेटी के अतीत के बारे में पूछ सकती है और क्यों उसे अलग थलग कर दिया गया। स्टेन उसे कुछ समय तक धैर्य रखने के लिए कहता है क्योंकि अदालत ने लुइस को भी पीड़ित माना है। बाद में हम उन्हें एक दुकान पर जाते हुए देखते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो केटी मांस वाले हिस्से में जाती है और अपने लिए एक टुकड़ा ले लेती है। कसाई ये देख लेता है और छोटी बच्ची को कुछ कच्चा मांस दे देता है। इसके बाद कैटी मांस को सूंघती है जबकि सैंड्रा और स्टेन उसे देखते रहते हैं। कुछ दिनों बाद टीम ने केटी को अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मस्तिष्क की गतिविधि मापने के लिए एक मशीन उसके शरीर से जोड़ दी गई। अचानक वो अपने आसपास का माहौल देखकर चौंक कर जाग जाती है। सैंड्रा कमरे में प्रवेश करती है और कैटी को उसके सिर से विद्युत नोड्स हटाने से रोकती है। वो कैटी को लोरी सुनाना शुरू करती है, जिससे कैटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पहली बार सैंड्रा को नाम से पुकारने के लिए प्रेरित होती है। इस बीच डॉक्टर ने समूह को अपनी रिपोर्ट दिखाई जिसमें जन्म दोष के लक्षण दर्शाए गए थे। अगले दृश्य में स्टेन और सैंड्रा टहलने जाते हैं और बातचीत करते हुए केटी एक घर की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है, एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वह घबरा जाती है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसके पिता उस पर गुर्राते थे और वह घबराकर अपने आप को खुजलाने लगती थी। जब जूडी कैटी को देखती है तो वह उससे पूछती है कि क्या वह रात भर उसके घर पर रुकना चाहेगी। कैटी उत्सुक दिखती है, लेकिन सैंड्रा को उसके वास्तविक उद्देश्यों के बारे में निश्चितता नहीं है। अगली सुबह सैंड्रा को पता चलता है कि रूबेला से संक्रमित होने के कारण कैटी को जूडी के घर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। जब सैंड्रा बाद में नॉर्मन से इस बारे में शिकायत करती है तो नॉर्मन इस बात पर अड़ा रहता है कि उन्हें लड़की को जूडी के घर पर ही रखना होगा क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। संक्रमित करने का खतरा। कुछ दिनों बाद सैंड्रा कैटी का हालचाल जानने के लिए जूडी से मिलने जाती है। वो युवाओं के विकास से प्रभावित हैं और जूडी के काम की सराहना करती हैं। जब वे केटी के बारे में बात करते हैं तो जूडी केटी की खुद को छूने की प्रवृत्ति का उल्लेख करती है। वो सोचती है कि उसने यह व्यवहार वयस्कों से सीखा है, जो सैंड्रा को अजीब लगता है। अगली सुबह स्टेन ने बताया कि जूडी ने उस पर कैटी पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा।
सैंड्रा को झटका लगता है और वो जूडी के घर पहुंचती है और उससे आरोप के बारे में पूछती है। जब वो वहां पहुंचती है तो जूडी उसे बताती है कि केटी उसके आने से थक गई है, जिससे वह नाराज हो जाती है। सैंड्रा अभी भी केटी के बारे में चिंतित है। जब केटी कोई पत्रिका उठाती है और उसमें कुत्तों की तस्वीरें देखती है तो एक बार फिर उसे चिंता होने लगती है। वो घबरा जाती है और खुद को खुजलाने लगती है। कुछ दिनों बाद लुइस, जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी, केटी से मिलने घर आती है। जब केटी रात के खाने के समय कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो बेवली और सैंड्रा उसे बोलकर पूछने के लिए मना लेती हैं। लुइस परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि वे उसके बच्चे को कुछ भी करने के लिए मजबूर न करें। अगले दिन केटी को पहली बार मासिक धर्म आता है। सैंड्रा उससे मिलने जाती है और उसे मासिक धर्म चक्र के बारे में समझाती है। कुछ दिनों बाद केटी किंडरगार्टन में प्रवेश लेती है और अपनी छोटी सहपाठियों से मिलती है। स्कूल बस में यात्रा करते समय वह बस चालक कट के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेती है, जिससे वह घर ले जाने के बाद भी चिपकी रहती है। एक दिन सैंड्रा केटी को सरल वाक्य बनाना सिखाने की कोशिश करती है। युवा लड़की इसे अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण मानती है। जब वे उस पर अपने निष्कर्षों पर चर्चा कर रहे थे, नॉर्मन वहां पहुंचे और देखा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञ उसकी जांच करने के लिए आ गए हैं। उस शाम बाद में नॉर्मन ने सैंड्रा को बताया कि उनके शोध को विशेषज्ञों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें चिंता थी कि वे अपना अनुदान खो सकते हैं। जब सैंड्रा पियानो पर एक धुन बजाती है जो केटी को उस समय की याद दिलाती है जब वेस्ली ने उसे पीटा था, तो लड़की स्पष्ट रूप से भयभीत हो जाती है, फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होती है। अगले दिन सैंड्रा केटी और लुइस को खुश करने के प्रयास में समुद्र तट पर ले जाती है। जब केटी मौज मस्ती कर रही होती है तो लुइस सैंड्रा को बताती है कि वेस्ली केटी को पीटता था यदि वो शोर मचाती थी और उसे चुप कराने के लिए अक्सर उसे डंडे से मारता था या कुत्ते की तरह गुर्राता था। सैंड्रा को अंततः समझ में आता है कि केटी ऐसा व्यवहार क्यों करती है। उस रात सैंड्रा अपने प्रेमी रॉब को केटी से मिलवाती है, जो एक मित्र पाकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी बनाई हुई कोई चीज भी दिखाती है। हालांकि बाद में सैंड्रा अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करती है और पाती है कि केटी ने कोई प्रगति नहीं की है। वह नॉर्मन को बताती है कि केटी नए शब्द सीख रही है, लेकिन वो सरल वाक्य बनाने में असमर्थ है। सैंड्रा को याद है कि केटी अपनी हरकतों और हाव भाव के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती थी, इसलिए उन्होंने केटी को सांकेतिक भाषा सिखाने का निर्णय लिया, जिसे वो तुरंत सीख लेती है। नॉर्मन को बुरी खबर मिलती है कि फंडिंग रोक दी गई है। उसके पास केटी को लुइस के घर वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केटी जब नॉर्मन को जाते हुए देखती है तो रोने लगती है। कुछ दिनों बाद सैंड्रा लुइस से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसने केटी के साथ पुनः काम करने के लिए वित्तपोषण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन लुइस ने केटी को बाल देखभाल केंद्र में भेजने का निर्णय लिया है क्योंकि वो उसके साथ व्यवहार करने में सक्षम नहीं है। इस बात से चिंतित कि संस्थान केटी की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, सैंड्रा ने सुझाव दिया कि उसे एक पारिवारिक परिवेश में रखा जाए। जो परिवार उसे अपने साथ रखता है वो बहुत सख्त है। उन्होंने केटी को आभूषण पहनने और यहाँ तक कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने से भी मना किया। एक दिन केटी को नाश्ता करते समय उल्टी हो जाती है। इससे उसके बालक माता पिता को घृणा होती है और वे उसे कठोर दंड देते हैं। उस शाम सैंड्रा उस परिवार से मिलने आती है, लेकिन दंपति केटी को किसी से मिलने नहीं देते। सैंड्रा बताती है कि केटी की पृष्ठभूमि बहुत ही परेशानियों भरी रही है। मैनिंग परिवार ने उन्हें बताया कि जिन बच्चों की वे देखभाल करते हैं वे सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। जब सैंड्रा केटी की जांच करती है तो वो डर के कारण कुछ नहीं बोलती। इसके बाद सैंड्रा नॉर्मन को फोन करती है और उसे केटी को मैनिंग से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहती है और वो तुरंत सहमत हो जाता है। इस बीच सैंड्रा देखभाल के लिए मैनिंग्स के पास वापस चली जाती है। केटी लेकिन उसे दूध पिलाने में परेशानी होती है क्योंकि वह अपने होंठ नहीं खोलती। कुछ दिनों बाद सैंड्रा केटी के मामले की प्रभारी सामाजिक कार्यकर्ता अमांडा से केटी के लिए तुरंत रहने के लिए एक नया स्थान ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वह न तो खाती है और न ही बोलती है। हालांकि अमांडा इस स्थिति के लिए केटी को दोषी ठहराती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब सैंड्रा बाद में केटी के पास लौटती है तो उसे पता चलता है कि लड़की खुद को चोट पहुंचा रही है। बाद में नॉर्मन अपनी स्थिति का उपयोग करके केटी को वापस अस्पताल ले जाता है। जब सैंड्रा केटी से मिलने वापस आती है तो उसे पता चलता है कि लुइस उसे पहले ही ले जा चुकी है। वह तुरंत लुइस के पास जाती है, जो दावा करती है कि उसने केटी को अपनी पसंद की जगह पर रखा था, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। लुइस ने सैंड्रा पर केटी के साथ एक प्रयोग की तरह व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और सैंड्रा तथा अन्य टीम सदस्यों को अपनी बेटी को दोबारा कभी देखने से मना किया। सैंड्रा को इससे दुख होता है, लेकिन वो जानती है उसे अपने निर्णय का सम्मान करना होगा। बाद में हम सैंड्रा को लुइस से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है कि वेस्ली की मां की एक कार से टक्कर लगने से भयानक मौत हो गई थी। इससे वेस्ली को बहुत गहरा सदमा लगा और वो कभी पहले जैसा नहीं रहा।
वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वही एकमात्र थी जो उसे सही मायनों में समझती थी। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वे सभी उसके घर में रहने चले गए और वेस्ली उसके बिस्तर पर सोने लगा। उन्हें कैटी की स्थिति के बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था। वेस्ली को चिंता थी कि अधिकारी उसे ले जाएंगे, इसलिए उसने केटी को जन्म से ही उसके कमरे में कैद करके रखा था। कुछ ही समय बाद लुईस अंधी होने लगी और इसलिए वेस्ली को उसकी देखभाल करनी पड़ी और उसने ही यह निर्णय लिया कि उसे कैसे बड़ा किया जाए। जैसे ही सैंड्रा जाने वाली होती है, वो ड्राइववे पर जूडी को देखती है और उनमें बहस शुरू हो जाती है। जूडी अभी भी कैटी की स्थिति के लिए उसे और उसकी टीम को दोषी मानती है। जूडी ने लुईस को भी जहर दे दिया, जिसने उसके विरुद्ध लगाए गए झूठे आरोपों पर विश्वास कर लिया था। इससे लुईस भावुक हो जाती है क्योंकि केटी के लिए उसके इरादे अच्छे ही थे। बाद में सैंड्रा अपनी और केटी की टेप देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें और उनकी टीम को केटी से दोबारा कभी मिलने से मना कर दिया गया है। कुछ साल बाद सैंड्रा को अपने बच्चे के साथ देखा गया। जब वो उसे लोरियां गाती है तो उसे केटी की याद आती है और वो उसे शुभकामनाएं भेजती है। साल बीत गए और सैंड्रा और उसके टीम को अभी भी केटी से मिलने की अनुमति नहीं है, जो पास के एक पालन गृह में रहती है। सैंड्रा अक्सर केटी के बारे में सोचती है और सोचती है कि वह कैसी हो रही होगी। वो हमेशा उसके लिए अच्छे इरादे रखती थी और उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहती थी। ये बात उसे अंदर से खाई जा रही है कि वह कभी नहीं जान पाएगी कि वह ठीक है या नहीं और उसकी स्थिति कैसी है। और दुख की बात है कि फिल्म यही खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक फिल्म रिकैप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बटन दबाएं।